तुम्हारे कपड़ों से मसालों की बदबू आती है वंदना। तुम मेरे हाई क्लास दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा करती हो। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे एक मॉडर्न पत्नी चाहिए, तुम जैसी अनपढ़ गंवार नहीं। ये कड़वे शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस पति के थे जिसके लिए वंदना ने अपना पूरा जीवन, अपने सारे सपने और अपने मायके का सुख चैन त्याग दिया था। एक भव्य पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी चमकते हुए सूट बूट और विदेशी इत्र की खुशबू के बीच वंदना एक कोने में अपनी साधारण सी सूती साड़ी में सिमटी खड़ी थी। उसने अपने हाथों से मेहमानों के लिए गाजर का हलवा बनाया था, यह सोचकर कि शायद राजेश को अच्छा लगेगा। लेकिन राजेश ने सबके सामने हलवे की थाली उसके हाथ से झटक दी और उसे धक्के मारकर घर के दरवाजे तक ले आया। राजेश खन्ना शहर का एक नामी कपड़ा व्यापारी था। दौलत का नशा उसके सिर चढ़कर बोलता था। उसके लिए रिश्तों की अहमियत सिर्फ चमक दमक और बाहरी दिखावे तक सीमित थी। वंदना एक साधारण परिवार से थी, कम पढ़ी लिखी लेकिन संस्कारों और हुनर में बहुत अमीर। उसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था, लेकिन राजेश की नजर वह केवल एक अनपढ़ नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस काली रात वंदना घर की दहलीज पर खड़ी रो रही थी। राजेश, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा 7 जन्मों का बंधन है, ऐसा मत करो। राजेश ने क्रूरता से हंसते हुए दरवाजा बंद करने से पहले कहा, बंधन सिर्फ बराबरी वालों में होता है वंदना। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब सोनिया लेगी, जो मेरे स्टेटस को समझती है। अपनी ये रोने धोने की नौटंकी लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वंदना के सामने अंधेरी सड़क और अनिश्चित भविष्य था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बस आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ स्वाभिमान था। वह रात उसने एक बस स्टॉप की बेंच पर ठिठुरते हुए बिताई। अगली सुबह भूख और प्यास से व्याकुल वंदना ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। वह जानती थी कि रोने से पेट वहीं भरता। वह पास के एक मंदिर में गई जहां भंडारा बन रहा था। उसने वहां सेवा करने की अनुमति मांगी। मंदिर के पुजारी ने उसकी सादगी देखकर उसे रसोई घर में सब्जी काटने का काम दे दिया। जैसे ही वंदना ने कड़छी छामी, मानो चमत्कार हो गया। मसालों का ऐसा मेल और स्वाद का ऐसा जादू उसने बिखेरा कि जो भी प्रसाद खाता वह उंगलियां चाटता रह जाता। पुजारी जी ने खुश होकर उसे मंदिर के पास ही बनी एक छोटी सी कोठरी रहने के लिए दे दी। यहीं से शुरू हुआ वंदना का संघर्ष। उसने सोचा, राजेश ने कहा था कि मेरे कपड़ों में मसाले की बदबू आती है, अब यही मसाले मेरी पहचान बनेगी। वंदना ने मंदिर के बाहर सुबह सुबह नाश्ता बेचना शुरू किया। उसके हाथ के बने पोहे और जलेबी की खुशबू राहगीरों को खींच लाती। वह सुबह 3 बजे उठती, चक्की पर आटा पीसती, मसाले कूटती और फिर भयंकर गर्मी में चूल्हे के सामने तपती रहती। उसके पास दुकान के नाम पर सिर्फ एक ठेला था। कई बार नगर निगम वाले उसका ठेला हटा देते, कई बार गुंडे हफ्ता मांगने आते, लेकिन वंदना ने अपने आत्मसम्मान की चादर कभी मैली नहीं होने दी। धीरे धीरे उसकी छोटी सी रेहड़ी एक छोटी दुकान में बदल गई। नाम रखा मां अन्नपूर्णा भोजनालय। यहाँ घर जैसा खाना मिलता था। जो मजदूर और छात्र घर से दूर थे वे वंदना को दीदी कहकर बुलाते और भरपेट खाना खाते। वंदना सिर्फ खाना नहीं खिलाती थी, वह परोसते वक्त अपनापन भी देती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वंदना का यह संघर्ष और जज्बा पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे। उधर राजेश की दुनिया भी बदल रही थी, लेकिन बेहतरी के लिए नहीं। वंदना को निकालने के बाद उसने सोनिया से शादी कर ली। सोनिया को राजेश से नहीं, उसकी दौलत से प्यार था। वह हर रोज पार्टियों में लाखों उड़ाती, घर में कभी खाना नहीं बनता, हमेशा होटल से आता। राजेश को घर का खाना, वो सुकून, वो सेवा अब नसीब नहीं होती थी। व्यापार में भी राजेश का ध्यान कम होने लगा। सोनिया की फिजूल खर्ची और राजेश के अहंकार ने उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने वफादार मुनीम को काम से निकाल दिया और नए चापलूस लोगों को रख लिया। धीरे धीरे बाजार में उसका नाम खराब होने लगा, उधारी बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। वंदना का सफर अब रफ्तार पकड़ चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे शहर की सबसे मशहूर टिफिन सर्विस का मालकिन बना दिया था। अब वह खुद खाना नहीं बनाती थी, बल्कि 50 महिलाओं को रोजगार दे रही थी। उसने एक बड़ा कैटरिंग का काम शुरू किया और देखते ही देखते शहर के पौंस इलाके में एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया। स्वाद और संस्कार, वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में राजेश पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसका बीमा भी रिन्यू नहीं कराया गया था। लेनदारों ने उसका आलीशान बंगला कुर्क कर लिया और जिस सोनिया के लिए उसने वंदना को छोड़ा था, वह मुसीबत आते ही घर की बची कुछ जेवर और नकदी लेकर अपने पुराने प्रेमी के साथ फरार हो गई। राजेश अब सड़क पर था, वही सड़क जहां उसने 10 साल पहले वंदना को छोड़ा था। लेकिन आज फर्क यह था कि वंदना उस रात भी स्वाभिमानी थी और राजेश आज एक लाचार भिखारी बन चुका था। उसके पुराने दोस्त जिसके सामने वह वंदना को जलील करता था, उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई उसे पागल कहता तो कोई पनौती। भूख उसे दर दर की ठोकरें खिला रही थी। एक दिन शहर में बहुत बड़ा उत्सव था। हर जगह होर्डिंग लगे थे, मां अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट वाला विशाल लंगर। राजेश कई दिनों से भूखा था। उसके मैले कुचैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और धसी हुई आंखें उसकी बदनसीबी की गवाही दे रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों से उस विशाल पंडाल की ओर बढ़ा जहां मुफ्त खाना मिल रहा था। हजारों लोगों की भीड़ थी। राजेश भी एक कोने में पत्तल लेकर बैठ गया। उसे वो याद आया कि कैसे वह कभी वंदना के हाथ की बनी थाली को ठोकर मार देता था। आज वही राजेश मुट्ठी भर चावल के लिए दूसरों की दया पर निर्भर था। जैसे ही सेवादारों ने उसकी पत्तल में कढ़ी चावल परोसे, राजेश ने पहला निवाला मुंह में डाला। निवाला मुंह में जाते ही राजेश का हाथ रुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। यह स्वाद, यह कढ़ी का खट्टापन, यह मसालों का वही संगम, यह स्वाद तो वह कभी भूल ही नहीं सकता था। ये वही स्वाद था जिसे उसने कंवारों का खाना कहकर ठुकरा दिया था। यह स्वाद वंदना
वंदना के हाथों का था। वह बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नज़र मंच पर गई। वहाँ एक गरिमामयी महिला खड़ी थी। उसने महंगी लेकिन शालीन सिल्क की साड़ी पहनी थी। आंखों पर चश्मा था और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देख बड़े बड़े अधिकारी भी हाथ जोड़ रहे थे। वह कोई और नहीं वंदना थी। वंदना अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि शहर की जानी मानी समाज सेविका बन चुकी थी। वह माइक पर बोल रही थी, अन्न की कीमत उससे पूछिए जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मैंने भूख को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मेरा संकल्प है कि मेरे शहर में कोई भूखा न सोए। राजेश का कलेजा मुंह में आ गया। शर्म के मारे वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। वह अपनी पत्तल छोड़कर भागना चाहता था ताकि वंदना उसे इस हॉल में न देख ले। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोरी की वजह से वह लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। भीड़ में हलचल मच गई। अरे इसे क्या हुआ, कोई पानी लाओ, लोग चिल्लाने लगे। शोर सुनकर वंदना मंच से नीचे उतरी। उसने भीड़ को हटाया और जमीन पर पड़े उस भिखारी को देखा। मैले कपड़े, उलझे बाल, लेकिन वंदना की ममतामयी और पारखी नजरों से एक पल में उसने चेहरे को पहचान लिया। ये वही चेहरा था जिसे वह कभी भगवान मानती थी। यह राजेश था। वंदना एक पल के लिए सन्न रह गई। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो अपमान, वो धक्के, वो ताने, लेकिन वंदना का संस्कार उसे बदला लेना नहीं बल्कि मदद करना सिखाता था। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, इन्हें उठाओ और गेस्ट हाउस के कमरे में ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। राजेश बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, क्या वंदना को राजेश को माफ कर देना चाहिए? क्या एक औरत को उस आदमी की मदद करनी चाहिए जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 2 दिन बाद जब राजेश को होश आया तो उसने खुद को एक साफ सुथरे कमरे में पाया। सामने मेज पर ताजे फल रखे थे। तभी दरवाजा खुला और वंदना अंदर आई। राजेश उसे देखते ही बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और उसके पैरों में अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। वंदना, मुझे मार डालो, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मैंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था। मेरे अहंकार ने मुझे जलाकर राख कर दिया। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझे माफ कर दो। वंदना ने अपने पैर पीछे हटा लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर वंदना नहीं थी। उसने राजेश को हाथ पकड़कर उठाया और कुर्सी पर बैठाया। वंदना ने बेहद शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजेश शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं या अपना बदला ले सकूं। बदला तो कुदरत लेती है, इंसान तो बस जरिया बनता है। राजेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ वंदना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस मुझे अपनी रसोई में बर्तन साफ करने की नौकरी दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मुझे अपने पापों को प्रायश्चित करना है। वंदना खिड़की की ओर मुड़ गई और बाहर देखते ही वो बोली, गुलामी की जंजीरें तो मैंने 10 साल पहले ही तोड़ दी थी राजेश। अब न तुम मेरे पति हो और न ही मैं तुम्हारी वो अबला पत्नी। हम दोनों का रास्ता अलग है। लेकिन वंदना ने मुड़कर राजेश की आंखों में देखा, लेकिन मैं इंसानियत के नाते तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। भीख मांगना या गुलामी करना किसी समस्या का हल नहीं। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम्हें अपना खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से कमाना होगा। राजेश रोते हुए सुनता रहा। मेरे ट्रस्ट की एक गौशाला है जहाँ बूढ़ी गायों की सेवा होती है। तुम वहाँ मैनेजर का काम संभाल सकते हो। तुम्हें रहने की जगह और वेतन मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह एहसान नहीं है, यह एक अवसर है। अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो तुम अपनी नजरों से फिर से उठ पाओगे। राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस पत्नी को उसने कीड़े मकोड़ों की तरह से मसलना चाहा था, आज वही उसे डूबने से बचा रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम महान हो वंदना। आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल ये होती है। मैं वचन देता हूँ, मैं पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। वंदना ने उसे एक लिफाफा और कुछ नए कपड़े दिए और वहां से चली गई। उसने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अतीत के पन्नों को बार बार पलटने से वर्तमान खराब हो जाता है। राजे गौशाला में चला गया। वहां गायों की सेवा करते हुए, गोबर उठाते हुए और सादगी से रहते हुए उसे जो शांति मिली, वो उसे अपने करोड़ों के बंगले में कभी नहीं मिली थी। उसका अहंकार पूरी तरह गल चुका था। वह हर दिन दूर से वंदना को अपनी बड़ी आड़ी में आते जाते देखता तो मन ही मन उसे प्रणाम करता। दोनों की दुनिया अब अलग थी, लेकिन वंदना ने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह रंक से राजा बन सकती है, और एक अहंकारी पुरुष अगर अपनी मर्यादा भूल जाए तो वह अर्श से फर्श पर आ सकता है, आ गिरता है। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी भी किसी की गरीबी, लाचारी या कम शिक्षा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो आज राजा है वह कल भिखारी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते दौलत से नहीं, दिल और सम्मान से निभाए जाते हैं। एक स्त्री का अपमान साक्षात लक्ष्मी का अपमान है, और जहां नारी का अपमान होता है वहां से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। समापन, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक नई सोच जगाई है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रिश्तों की कदर कीजिए इससे पहले कि वक्त आपको उनकी कदर करना सिखा दे। दोस्तों, वंदना के इस बड़प्पन के लिए एक लाइक तो बनता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वंदना ने राजेश को माफ करके सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।